अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। और गाइस, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए, मैसेज किए मेरी बर्थडे के, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी अहमियत दी। बस इसी तरह आप अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे, और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखें। गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरी है, ये सबसे पहली स्टोरी, ये बहुत ही स्केरी स्टोरी है और बहुत ही वियर्ड स्टोरी है। और ये जिस एरिया की बात हो रही है, उस एरिया में मैंने एक अरसे जॉब की है और उस एरिया के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। आज की जो पहली स्टोरी है, ये हमें नदीम साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध सक्कर से है, लेकिन पिछले तकरीबन 10 से 12 सालों से ये कराची में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि इनकी जो रिहाइश है वो नाज़माबाद में मौजूद है, और ये जहाँ पे जॉब करते हैं वो बेसिकली एक प्रिंटिंग प्रेस है और ये साइट एरिया में वाक़या है। इनकी जो जॉब की टाइमिंग है वो नॉर्मली 12 बजे 1 बजे से शुरू होती है और रात के तकरीबन 12-1 बजे तक ये काम किया करते हैं। ये बताते हैं कि 2017 में नवंबर-दिसंबर की बात है और इनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, और इनसे कहा गया था कि आपको जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए यहाँ से जाना नहीं है। इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है काम निपटा दें, लेकिन काम करते करते ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम हो चुका था। और उसके बाद जाके जब काम कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा कि फ़ौरन निकलता हूँ, क्योंकि तकरीबन आधी रात हो चुकी थी, हल्की हल्की सर्दी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में बारिश हो जाएगी। खैर, ये अल्लाह अल्लाह करके ऑफ़िस से निकले, और जब ये ऑफ़िस से निकले तो ये बताते हैं कि हल्की हल्की फुहार होना शुरू हो गई। और जब फुहार होना शुरू हुई तो आपको पता है कि जिनके पास ख़ास तौर पे कराची वाले जानते होंगे कि जिनके पास पुरानी बाइक्स होती हैं वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि किसी शेड में जाके खड़े हो जाएं, या किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं जहाँ पे बारिश का पानी बाइक के प्लग में ना जाए, क्योंकि नॉर्मली जब बारिश का पानी प्लग वगैरह के अंदर चले जाता है तो बाइक बंद हो जाती हैं। अब जब बारिश आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लगी तो ये तकरीबन नौरा शौरंगी तक पहुंच चुके थे। ये कन्फ्यूजन का शिकार थे कि बाइक रोकें या ना रोकें, क्योंकि अगर रोकेंगे तो हो सकता है कि बारिश और बढ़ जाए, मज़ीद रात यहाँ पे गुजारनी पड़े। और ये जो एरिया है बेसिकली एक सुनसान वीरान इलाका है। ख़ास तौर पे रात के टाइम में यहाँ पे इस तरह का माहौल होता है कि दूर दूर तक ना कोई बंदा होता है, ना बंदे की ज़ात होती है। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं, इससे पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है। खैर, किस्सा मुख्तसर, आहिस्ता आहिस्ता करके बाइक चलाते रहे। इन्होंने बोला कि अल्लाह का नाम लेते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे तैसे करके ये जो एक ब्रिज आता है जहाँ से उतर के फिर नाज़माबाद शुरू हुआ करता है, ये तकरीबन उस ब्रिज के करीब आ चुके थे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं ब्रिज के करीब पहुँचा, और मेरा इरादा यही था कि मैं ब्रिज के नीचे से गाड़ी ले जाऊँगा, क्योंकि अगर आपको नाज़माबाद जाना हो और आप नौरा शौरंगी की तरफ से आ रहे हो तो आपको ब्रिज के नीचे से ही यू टर्न लेना होता है, उसके बाद गाड़ी घुमा के नाज़माबाद की तरफ आप जाते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये बताते हैं कि जैसे ही मैं ब्रिज के नीचे पहुंचा, यानी मैं यू टर्न के करीब मौजूद था, तो मैंने देखा कि मेरी बाइक ने झटके लेना शुरू कर दिए हैं। अब मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी रात में, रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था, अगर मेरी बाइक बंद हो जाएगी तो यहाँ पे ना कोई मैकेनिक का इंतज़ाम है, ना कोई मदद करेगा, और इस पूरे रास्ते से अकेले जाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। खैर, जैसे ही ये ब्रिज के नीचे पहुँचे, वहाँ जाके इनकी बाइक मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। अब बहरहाल यू टर्न से इन्होंने सोचा कि पैदल ही चलता हूँ, यू टर्न से घुमाता हूँ, नाज़माबाद की तरफ चलना शुरू करता हूँ, हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो मेरी हेल्प कर दे। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही ब्रिज ख़त्म होने वाला था, उसके करीब में पहुँचा तो मैंने देखा कि ब्रिज ख़त्म होने से पहले एक औरत है जो ब्रिज के साथ टेक लगा के बैठी हुई है। जब मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो जो औरत है उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत तैयार हुई है,
और देखने से ऐसा लगता है कि किसी शादी से या किसी तकरीब से आ रही है या फिर किसी और प्रोग्राम को अटेंड करके आ रही है। बहरहाल बात ये थी कि अगर ये औरत किसी तकरीब से आ रही थी, किसी शादी से आ रही थी, तो ये पुल के साथ टेक लगा के क्यों बैठी हुई थी। बहुत सारे ख्यालात मेरे जहन में थे, क्योंकि आम तौर पे इस तरह के उल्टे सीधे काम भी रात में हुआ करते हैं। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं उसके करीब बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उसने अपना जो सर है वो अपने घुटनों के दरमियान रखा हुआ है। जैसे आम तौर पे औरतें अपना जो सर है वो घुटनों में रख के रोती हैं या सोने की कोशिश करती हैं या अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती हैं। खैर, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसके सामने से चुपचाप गुजर जाऊं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे रुकना किसी भी ख़तरे से खाली नहीं था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उसके सामने पहुँचा तो एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने सोचा कि इससे पूछता हूँ कि इतनी रात में इतना तैयार होके ये यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे दूर दूर तक न बंदा मौजूद है, न बंदे की ज़ात मौजूद है। और जैसे ही मैंने उससे पूछा कि ये लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया। अब उसका जो चेहरा था वो उसने घुटनों में छुपाया हुआ था और मुसलसल उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था किसी तकलीफ़ में है, किसी मुश्किल का शिकार है, या हो सकता है कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो जिसकी वजह से गुस्से में यहाँ पे आके बैठ चुकी है। जब उसने बहुत ज़्यादा रोना शुरू किया तो अल्टीमेटली मैंने अपनी बाइक जो थी वो साइड में खड़ी की और मैंने सोचा कि मैं इसके मज़ीद करीब जाता हूँ और इसका सर उठाने की कोशिश करता हूँ या इससे पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि इतनी रात में ये यहाँ पे आ गई है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उसके करीब पहुँचा तो एकदम से वो जो औरत थी जो कि बहुत बुरी तरह रो रही थी, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी तकलीफ़ का शिकार है, उसने रोते रोते एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। अब जब उसने हंसना शुरू किया तो मैं सोचने लगा कि अजीब पागल औरत है, अभी तो रो रही थी और जब इसने रोना शुरू किया था तो मैं हज़रतन हमदर्दी उसके पास आ रहा था, और जब मैं करीब आया हूँ तो उसने हंसना शुरू कर दिया है। कैसी पागल औरत है। ये बताते हैं कि बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ना सिर्फ उसने हंसना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपना जो चेहरा था वो ऊपर करना शुरू किया, और जैसे ही उसने अपना मुकम्मल चेहरा ऊपर किया तो मैंने देखा कि उसका जो मुंह है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसका मुंह जला हुआ है या झुलसा हुआ मुंह है, और उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह दहक रही हैं या चमक रही हैं। जब मैंने उसका इतना भयानक चेहरा देखा या उसकी आंखें देखी तो एकदम मुझ पर खौफ तारी हो गया। मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखती रही, और ऐसा लग रहा था मेरे मुंह से अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। ना मैं उससे कुछ पूछ पा रहा हूँ, ना यहाँ से भाग पा रहा हूँ, ना मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तकरीबन 10 से 15 सेकंड गुजरने के बाद एकदम से उसने दोबारा हंसना शुरू किया, और जब उसने हंसना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से खून निकल रहा है या खून टपक रहा है। अब मुझे जब मामले की संगीनी का अंदाज़ा हुआ या मुझे पता चला कि मैं किसको देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी बाइक वहीं छोड़ी, वहाँ से जितना तेज़ भाग सकता था भागा, और जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी मुसलसल पढ़ता रहा, और मुसलसल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। ये बता दें कि गिरता पड़ता जैसे तैसे करके ये जो नादरा का ऑफिस है मैं वहाँ तक पहुँचा, और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि एक मोबाइल वहाँ पे खड़ी हुई है। जब मैंने पुलिस मोबाइल देखी तो मेरी जान में जान आई। वो जो पुलिस वाले थे वो भी एकदम मुझे भागता हुआ देख के एक्टिव हो गए, और एकदम से उन लोगों ने मुझे थामा। जैसे ही उन लोगों ने मुझे थामा तो ऐसा लगा कि जैसे मैं बेहोश हो चुका हूँ। ये बताते हैं कि 15 से 20 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो वो सारे के सारे पुलिस वाले, बल्कि उनका ऑफिसर भी वहाँ पे मौजूद था, ये सब परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मैं भाग के आया हूँ और मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। 15 से 20 मिनट बाद जब मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मैंने उन पुलिस वालों को सारा का सारा वाक़या बताया। तो वो जो पुलिस वाले थे वो मुझे अपने साथ मोबाइल में बिठा के उस जगह लेके गए, और जब वो मुझे वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे ना वो औरत मौजूद थी, ना कोई उसका नामो निशान था। ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो बाइक थी वो वहीं पे खड़ी हुई थी, और वो जो पुलिस वाले थे मैं आज भी उनको दुआएं देता हूँ। वो बेचारे अपनी पुलिस मोबाइल के अंदर मेरी बाइक रख के मेरे घर तक मुझे छोड़ने आए। उसके बाद से तकरीबन 4 से 5 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा। मुख्तलिफ मैंने लोगों को दिखाया, ख़ास तौर पे जो हमारी इलाके की मस्जिद थी वहाँ के जो इमाम साहब थे उन्होंने काफ़ी दफ़ा आके मुझ पे दम दुरूद किया। फिर जाके अल्लाह अल्लाह करके मेरी तबीयत बेहतर हुई। मैं आज भी उसी एरिया में, उसी इंडस्ट्री में या उसी प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करता हूँ,
लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 11:30-12 तक वापस निकल जाऊँ। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये रिजवान अहमद साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनकी जो रिहाइश है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A के अंदर है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो एक सिक्योरिटी इदारे से है, तो इनकी आदत है कि अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पिछले तकरीबन 8 से 10 साल से ये रोज़ाना वॉक करते हैं और ना सिर्फ वॉक करते हैं बल्कि इन्होंने एक जिम भी ज्वाइन किया हुआ है। ये इसी रमज़ान का जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि जब रमज़ान शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है मुझे अपनी फ़िटनेस का ख़्याल आया कि मुझे कब एक्सरसाइज करनी है या कब जिम जाना है या कब वॉक करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है रोज़े के अंदर ये सब करना इतना आसान नहीं होता। इन्होंने प्लान किया कि रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक ये जो करीबी पार्क मौजूद है वहाँ चले आएंगे, वहाँ पे जाके वॉक कर लेंगे और 1-1.5 घंटा वॉक करने के बाद घर आएंगे, सहरी करेंगे और रोज़ा रख लेंगे और जो रूटीन होती है बाकी वैसे ही फॉलो करेंगे। 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जो चौथा या 5वां रोज़ा था ये उस दिन जब पार्क में गए तो इनको पार्क जाने में थोड़ी सी देर हो गई और ये तकरीबन 3 बजे उस पार्क में पहुँचे। ये जो पार्क था यहाँ पे ना कोई चौकीदार था ना कोई गार्ड था, बस एक पार्क बना हुआ था। वहाँ पे ग्रास वगैरह लगी हुई थी, बहुत सारे दरख्त थे और बहुत ज़्यादा लोग सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में वॉक किया करते थे। अब क्योंकि इनका जो वॉक करने का टाइम था ये बहुत ज़्यादा ऑड था, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनको वहाँ पे कोई मिलेगा या वहाँ पे कोई मौजूद होगा। ये बताते हैं कि तकरीबन आधे पौन घंटे मैंने वॉक की और वॉक करने के बाद मेरी आदत थी कि कुछ देर जो करीबी बेंच मौजूद थी वहाँ पे बैठ जाता था, अपना बीपी नॉर्मल करता था और उसके बाद पार्क से बाहर निकला करता था। तो वैसे ही था कि मैं वॉक करने के बाद बेंच पे बैठ गया, अपना पसीना सुखाने लगा, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब जाके मुझे सहरी करनी थी। इसी दौरानिए में जो बेंच के पीछे दरख्त वगैरह मौजूद थे वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कोई मूवमेंट हुई है या किसी शोर की आवाज़ आई है। पहले तो मैं समझा कि हो सकता है कोई कुत्ता हो या बिल्ली हो, जैसे नॉर्मली हुआ करता है। उसके अलावा कौवे वगैरह या परिंदे भी अक्सर रात में दरख्तों में मौजूद होते हैं, तो उसकी भी एक शोर की आवाज़ हुआ करती है। खैर पहले पहर जब मुझे आवाज़ आई तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि आखिर कौन मौजूद है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं पलटा और मैंने पीछे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई येलो कपड़ों में मौजूद था जो मेरे देखते ही गायब हो गया है। अब जब मुझे ऐसा लगा तो मैं समझा शायद मैं नींद में हूँ या मेरा वहम हो। दोबारा मैंने पलट के देखा और जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। खैर मुझे शदीद पसीने आ रहे थे, मेरी हालत गैर हुई भी थी। मैंने इस सब को इग्नोर किया, आहिस्ता आहिस्ता करके उठता हुआ सीधा अपने घर चला गया, सहरी की और जैसे नॉर्मली दिन गुजरता है वैसे ही पूरा दिन गुजार दिया। ये बताते हैं कि अगले दिन 5वां या 6ठा रोज़ा था। वैसे ही 2:45-3 बजे मैं घर से निकला। मैंने सोचा कि वॉक करूँगा और वॉक करने के बाद कुछ देर बेंच पे बैठूँगा, वैसे ही सैरी करूँगा और जो मेरा नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो करूँगा। लेकिन बहरहाल जैसे ही मैं पार्क के अंदर एंटर हुआ तो एंटर होते ही सीधे आते एक छोटा सा एरिया आता है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं और जैसे ही आप उस हिस्से से गुज़रते हैं या उसके पास से गुज़रते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। ये बहरहाल जैसे ही पार्क के अंदर एंटर हुए और इनकी नज़र उस हिस्से पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि जो चारों तरफ फूल लगे हुए हैं उन फूलों के दरमियान में कोई एक लड़की या औरत बैठी हुई है। और जब इन्होंने गौर करना शुरू किया तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी उसने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब ये बड़ा हैरान हुए, हालांकि ये पोश इलाका था, लेकिन ये जो पार्क था यहाँ पे औरतें आमतौर पे रात में नहीं आया करती थी। खैर इन्होंने जब उस लड़की पे गौर किया तो बड़ी साफ़ सुथरी सुलझी हुई लड़की लग रही थी, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि ये फ्लावर्स के बीच में या फूलों के बीच में क्यों बैठी हुई थी, और अगर बैठी हुई भी थी तो रात के 3 बजे ये अकेली इस पार्क में क्या कर रही थी। खैर जब ये उसको मुसलसल देख रहे थे तो इसी दौरानिए में वो जो लड़की थी वो इनको देख के मुस्कुराने लगी, और जब वो मुस्कुराने लगी तो ये भी मुस्कुराने लगे। खैर ये फिर आगे बढ़ गए, इन्होंने अपनी वॉक वगैरह की और ये बताते हैं कि जब तक मैं वहाँ पे वॉक करता रहा या रनिंग करता रहा, मुसलसल मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो जो लड़की है वो वहीं पे बैठी है और मुसलसल मुझे देख रही है। खैर जब मैंने वॉक वगैरह कर ली उसके बाद बेंच पे बैठ गया, तब भी वो मुझे नज़र आ रही थी। और कुछ देर टाइम गुजारने के बाद अब मैंने सोचा कि वापस जाता हूँ, घर जाऊँगा, सहरी करूँगा। लेकिन एक सवाल था जो मेरे जहन में मौजूद था कि आखिर ये कौन लड़की है, कहाँ से आई है,
और ये इतनी रात में इस पार्क में क्यों कर आई है। खैर, जब मैं उसके सामने से गुजरा तो वो मुस्कुरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे गुड बाय कह रही हो। मैं सीधा घर चला गया। मैंने जाके सैरी वगैरह की। पूरे दिन मेरे जहन में ये सवाल रहा कि कौन लड़की है। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं अपने फादर से डिस्कस करता हूँ या अपने दोस्तों को बताता हूँ कि रात में एक लड़की नज़र आई थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि आज फिर देखता हूँ, अगर आज दोबारा वो लड़की नज़र आई तो मैं घर वालों से डिस्कस करूँगा या मोहल्ले वालों से डिस्कस करूँगा या कम से कम अपने दोस्तों से डिस्कस करूँगा कि इतनी रात में ये कौन लड़की है जो पार्क में आ जाती है, आके बैठ जाती है, और बात यह है कि ये वहाँ पे अकेली करती क्या है। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। रात हुई और रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मैं वैसे ही वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए उसी पार्क में पहुँचा, और जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वही लड़की वैसे ही ड्रेस में, उसी अंदाज में और उसी जगह पे, यानी कि फ्लावर्स के दरमियान बैठी हुई है। और जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे जहन में मौजूद थे। मैं चाहता तो मैं बराह रास्त उससे पूछ सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से बात करूं। लिहाजा मैंने वैसे ही वॉक की। वॉक करने के बाद बेंच पे बैठा और मुसलसल मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखती रही, और ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे से मानूस हो चुके हैं। अब ये बताते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर जाग रहे थे, और मैंने अपने फादर से डिस्कस किया कि मैं 2 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जब मैं पार्क जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, तो वहाँ पे एक लड़की मौजूद होती है। ये सुन के पहले तो मेरे फादर मुस्कुराने लगे। वो कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये शरीफों का इलाका है, यहाँ पे इतनी रात में कोई लड़की पार्क में कैसे आ सकती है। मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि मैंने उसको खुद देखा है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, अगले दिन जब तुम वॉक करने जाओ या रनिंग करने जाओ तो मुझे लेके जाना। ये बताते हैं कि अगले दिन तो मेरे फादर नहीं आ सके, वो बिज़ी थे, और इत्तेफाक है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ सहरी करने गया हुआ था, तो मैं भी पार्क नहीं आ सका। लेकिन उसके मज़ीद अगले दिन, यानी तकरीबन 9वें या 10वें रोज़े को, मैं अपने फादर को लेके पार्क पहुंचा। और जब मैं पार्क पहुंचा तो मैंने पूरा पार्क छान मारा। ना वो लड़की नज़र आई, ना उसका कोई नामो निशान नज़र आया, ना ऐसा लगा कि वो यहाँ पे कभी आई थी। अब ये देख के जो मेरे फादर थे वो मुझे डांटने लगे, कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई लड़की आके बैठे, अगर बैठेगी तो मुझे भी नज़र आएगी। खैर, उनकी बात सुन के मैं वाकई में सोचने लगा कि हो सकता है कि मैं नींद में होता हूँ या मुझे वैसे ही महसूस हो रहा हूँ। बहरहाल मैं अपने फादर को लेके घर आ गया, और फिर मैंने सोचा कि अब किसी से डिस्कस नहीं करूँगा। अब ये बताते हैं कि अगला दिन था। कुछ वजूहात की बिना पे मैं पार्क नहीं जा सका, और जब मैंने सहरी वगैरह की और उसके बाद जब मैं सोया तो मैंने एक ख्वाब देखा, और मैंने उस ख्वाब में देखा कि मैं वैसे ही उस पार्क के अंदर एंटर हो रहा हूँ। रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, और जैसे ही मैं एंटर होता हूँ तो मैंने देखा कि वहीं फ्लावर्स के दरमियान वही लड़की बैठी हुई है, और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। खैर, ख्वाब के अंदर ही मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, तो वो जो लड़की है वो मुझे कहती है कि अगली दफ़ा किसी को लेके नहीं आना, और जब भी पार्क आना अकेले आना। अब ये बताते हैं कि ख्वाब के अंदर ही मैं उसको कहता हूँ कि मैं तो लेके आऊँगा, अपने फादर को लाऊँगा, उनको लाके तुम्हें दिखाऊँगा। तो वो ख्वाब में ही मुझे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अब ये बताते हैं कि ये जैसे ही मैंने ख्वाब देखा, एकदम से मेरी आँख खुल गई, और जब मेरी आँख खुली तो मैं पसीने से शराबोर था। मेरी हालत गैर हुई भी थी, और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ख्वाब में क्या देखा है। बहरहाल जब ये उठ के बैठे, ऑफ़िस वगैरह चले गए, और जब ये ऑफ़िस से आए तो ज़ोहर की नमाज में इनकी मुलाकात मस्जिद के इमाम साहब से हुई। ये बताते हैं कि जब मेरी मुलाकात मस्जिद के इमाम साहब से हुई तो मैंने उनको सारा का सारा वाक़या बताया, पूरा का पूरा ख्वाब बताया, और उनसे मैंने पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने ख्वाब में उसी लड़की को देखा है जिसको मैंने रियल में 2 दफ़ा पार्क में देखा था। अब ये सारे का सारा वाक़या सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि मेरा आपको एक मशवरा है, और वो मशवरा ये है कि आप अवॉइड करें कि आप उस पार्क में जाएं। ख़ास तौर पे रात के 12 बजे से फजर की अजान तक आप उस पार्क के अंदर कतई ना जाएं। मैं आपको एक तावीज़ दे रहा हूँ, ये तावीज़ आप पहन के रखें, और मैं आज आपका इस्तिखारा करूँगा, और कल आप मुझसे रब्ता कीजिएगा तो मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँगा। अगले दिन ये वैसे ही इमाम साहब के पास पहुँचे और उनसे डिस्कस किया कि सर इस्तिखारे का क्या हुआ, या इमाम साहब इस्तिखारे का क्या हुआ। तो वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि मैंने इस्तिखारा किया है, वो एक शरीर जिन्नी है जो आपको तंग करना चाह रही है या आपसे ताल्लुकात बहाल करना चाह रही है। बेहतर ये है कि अब आप पार्क ना जाएं, और मैं कुछ वज़ाइफ अगर आपको बता रहा हूँ वो पढ़ते रहें,
انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کی اس سے جان چھڑ جائے گی. اور اگر آپ نے ابھی اس سے جان نہیں چھڑائی تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ جو جنی ہے یہ آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کی کسی سے شادی وغیرہ نہ ہونے دے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ سن کے ایک دم میں چونک گیا. جیسا جیسا امام صاحب کہہ رہے تھے ویسے ویسا میں نے کرنا شروع کر دیا اور ابھی بھی آج کے دن بھی میں پارک نہیں جاتا. تو گائز میں امید کرتا ہوں جو بھی اسٹوریز میں نے آپ کو شیئر کی ہیں یہ پسند آئی ہوں گی آپ کو. اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور دعاؤں میں رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.